नींद आ रहा था, ठीक है। रूम पे आपका क्वेश्चन पेपर सब कुछ रेडी कर लिया है, अब आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यार मैं नहर के किनारे बैठ गया हूँ, देख लीजिए ये खेत सामने है और डूमर का पेड़ है उसके नीचे। अब आपका वीडियो प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन सेमेस्टर 2 का सीसी पेपर 6 के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यह हमारा 5वां पेपर है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर लिया है, सॉरी यह हमारा 6ठा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 25-25 क्वेश्चन के सभी सेट हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका ये वैश्विक नागरिक शिक्षा को समझा जा सकता है, ठीक है। तो वैश्विक नागरिक शिक्षा को समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे सेट सी का। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ पे 26 नंबर से। 26 नंबर को भी हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, कि एक गरीब को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में वह असमर्थ होता है। जैसे कि उसके पास साधारण से बात करें तो मैं भी यार जब मामा घर जाता था बचपन में तो चप्पल नहीं होते थे, ठीक है। तो इन सब सामना करना पड़ता है एक गरीबी जीवन को, और इसके लिए निर्धारण किया जाता है बीपीएल। क्या है? बीपीएल, इसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण गरीबी मापी जाती है, किससे मापी जाती है? अभी मैंने बताया एक लाइन के थ्रू बीपीएल और एपीएल में मापा जाता है, ठीक है। बीपीएल कार्ड बनता है, बीपीएल, ठीक है। और बीपीएल सूची में आपके नाम दर्ज होते हैं। इसके तहत आपको बहुत सारी चीज़ जैसे कि लाल कार्ड मिलता है जिसमें आप राशन उठाते हैं, ठीक है। फिर आपको आवास भी मिल सकता है अगर आप उसके योग्य हैं तो, ठीक है। तो बीपीएल और जो अमीर कैटेगरी में आते हैं यानी कि उतने गरीब नहीं है तो उनको बोला जाता है एपीएल, ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, इसका होता है गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आता है 28 नंबर कि भारत में गरीबी रेखा को पेश किया गया था, ठीक है। गरीबी रेखा जो अभी हम लोगों ने बताया बीपीएल एपीएल, यह कब लाया गया था दोस्तों? यह 1987 ईस्वी में लाया गया था, 1987 को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित राज्यों में से इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है। उसके बाद है आपका कौन? बिहार के बाद आता है आपका झारखंड, ठीक है। उसके बाद ओडिशा, देन आता है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश यहाँ पे आ जाएगा टॉप लेवल पे, क्योंकि इससे पहले जो 3 है उनका उदाहरण नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं भी झारखंड राज्य से हूँ, आप भी झारखंड राज्य से ही होंगे, मैक्सिमम यहाँ पे जो बच्चे हैं वो झारखंड राज्य से ही हैं। चलिए हमारा राज्य झारखंड है दोस्तों। हमें एक चीज़ करना है अमीर बनाने के लिए, कभी भी बेरोज़गार घर पे नहीं बैठना है, चाहे आप पढ़ाई करते हो फिर भी। देखिए मैं भी अपना ग्रेजुएशन जब कंप्लीट कर रहा था उस टाइम पर भी मैं काम कर रहा था एक लैब में। 12th के बाद से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, ग्रेजुएशन हो गया तब तक भी काम किया। पूरा ग्रेजुएशन मैंने अपने खर्चे पे उठाया है। आप लोग भी संभवतः अगर है ज़रूरत तो प्लीज़ यार काम कीजिए, ये मत देखिए कि काम छोटा है या बड़ा है। मैंने 2000 रुपये से काम शुरू किया था, आज मेरा 25-30 हज़ार रुपये मिल रहा है, ठीक है। चलिए कोई भी बात नहीं, आप लोग भी जो भी हो छोटी बड़ी अमाउंट सब काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 ईस्वी में, लेकिन कोई काम का नहीं। बहुत सारा रोजगार योजना शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। जब तक से देश का आदमी जागरूक नहीं होगा ना, कोई उसको रोजगार नहीं दिला पाएगा। कितना सरकारी नौकरी मिलेगा जी? कुछ ही परसेंट है, मात्र 2% ही है सरकारी नौकरी। 98% को तो अदर सेक्टर में काम ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग टारगेट कीजिए बिजनेस को, ना कि सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी करते भी हैं गवर्नमेंट जॉब तो 1 से 2 साल दीजिए अच्छी से मेहनत करके, होता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए और बिजनेस पे आ जाइए, ठीक है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का पहला चार्टर्ड है? ठीक है। तो दोस्तों मानव अधिकार हमारे जो कुछ मूल अधिकार हैं, जैसे हमारे जीवन का अधिकार है, ठीक है, इस तरह से कुछ अधिकार हैं, ठीक है। इसको साइरस सिलेंडर में सबसे पहले बताया गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा साइरस सिलेंडर।
आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि भारत में मानव अधिकार अधिनियम का संरक्षण वर्ष में अधिनियम किया गया। तो किस वर्ष में भारत में मानव अधिकार को लाया गया? दोस्तों, भारतीय मानव अधिकार 1993 में लाया गया था, 1993 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ये मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसको अपनाया गया था दिसंबर 1948 में। ठीक है, और कब लाया गया? 1993 में। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। इसमें पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी, कौन पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा किसने पेश की? तो तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की जो घोषणा है इसको पेश किया था कारेल स्वाक ने। ठीक है, कारेल स्वाक बोल सकते हैं या फिर वसाक, जो भी बोलना है बोल लीजिए, वसाक ही ज़्यादा बेटर रहेगा। कारेल वसाक ने या कार्ल वसाक ने। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटेन में मानव अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों, ब्रिटेन में मानव अधिकार अधिनियम 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को लागू हुआ था। मैंने फुल डेट लिख दिया है, यहाँ पे केवल हाफ डेट ही लिखा गया था। ठीक है, ब्रिटेन ये वही देश है जिसने भारत को गुलाम बनाया था। ठीक है, इसका ही नाम, अन्य नाम है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसकी राजधानी है लंदन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चौथी पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन के मानव अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों, चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पढ़ती पीढ़ी, ये आप लोग कंप्यूटर में सुने होंगे। सेम टू सेम उसी टाइप से है कि चौथी पीढ़ी का अधिकार क्या है? पर्यावरण को सुरक्षित रखने का अधिकार, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है पर्यावरण पे डिपेंड होंगी, इन्वायरमेंट पे डिपेंड होंगी। तो राइट टू एनवायरमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इस पे जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, और विशेष रूप से जो है इसको संरक्षण देता है यूनिसेफ नाम की एक संस्था है। ठीक है, यूनिसेफ नाम की एक संस्था है, विश्व स्तर पे काम करती है सभी देशों के लिए। और सबसे अभी जो गरीब देश है, नाइजीरिया हो गया, ब्रूंडी हो गया। ठीक है, ये कुछ देश हैं जो विश्व में बहुत ज़्यादा गरीब हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि UDHR 1948 द्वारा किस किस अधिकार की गारंटी नहीं है? ठीक है, तो देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसके तहत जो है आपको संपत्ति रखने का अधिकार की गारंटी नहीं देता है ये। बाकी आपको ये 3 गारंटी देता है। मतलब ऐसा नहीं कि संपत्ति आपके ये हस्तक्षेप नहीं करेगा इस मामले में, बाकी 3 मामलों पे ये हस्तक्षेप कर सकता है। पहला है मनमानी गिरफ्तारी का अधिकार, इस पर यह हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय अधिकार पे हस्तक्षेप कर सकता है, शरण दिए जाने का अधिकार पे हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारा है 39 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैंडल द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है? ठीक है, तो देखिए, विश्व बैंक, इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है, ये संभालता है जी, इसका काम है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। बी नंबर है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह भी संभालता है। ठीक है, इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ पे है? IMF का मैं भूल रहा हूँ, शायद मनीला है या चलिए जहाँ भी है मैं भूल रहा हूँ, इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर है WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी संभालता है। लेकिन एशियन बैंक जो है आपका एशिया का बैंक है, और यह अपने क्षेत्र पे विकास के लिए डेवलप पे ध्यान देता है। तो यह जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन पे यह कोई भी ग्लोबलाइजेशन पे यह कोई भी कंट्रीब्यूशन अपना नहीं देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में काफ़ी हद तक सुधार किया है? तो दोस्तों, वैश्वीकरण जो आया, वैश्वीकरण मतलब है कि विश्व में एक बाज़ार के रूप में उभरना, विश्व का एक बाज़ार के रूप में उभरना, जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान किसी भी देश में जाकर के बेच सकते हैं और कोई भी देश खरीद सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, मोटे मोटे शब्दों में, मोटे मोटे अर्थ में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है डेवलप्ड कंट्री, विकसित कंट्रियों को फ़ायदा हुआ है, जिसमें आपका आ जाएगा चाइना, अमेरिका, ठीक है, जापान, सिंगापुर,
रसिया जैसे बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे गरीबी लगभग ना के बराबर पाया जाता है, इनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इनमें इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हैं। ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, आपका जर्मनी भी शामिल है। हमारा भारत नहीं शामिल है। हमारा भारत जो है विकसित देश नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी विकसित नहीं हुआ है, विकास के मार्ग पे है। ठीक है, अगला है एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, तो कौन है एक ऐसा संगठन दोस्तों? इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है और काफ़ी फेमस शहर है। यहीं पे एक बैंक है, स्विस बैंक, आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे अक्सर जो राजनेता लोग के घोटाले होते हैं यहीं पे पैसा रखते हैं। ठीक है, स्विस बैंक में, और यहीं पे WTO का मुख्यालय भी है। दोस्तों WTO के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था। गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गेट के नाम से इसको जाना जाता था। 1995 में इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फोर्ड मतलब हेनरी फोर्ड, जिसने कार का, मोटर कार वगैरह का आविष्कार किया था। ठीक है, तो फोर्ड मोटर्स का पहला संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों, डेमलर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रक निर्माण करती है, और आपका फोर्ड भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपके व्हीकल्स निर्माण करती है, बड़े बड़े ट्रक वगैरह निर्माण करती है, कार वगैरह। ठीक है, तो यह जो है आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, और हाल के दिनों में सुनने में आया था चेन्नई में कि कुछ हादसे हो रहे हैं यहाँ के मजदूर लोगों पे। चलिए, जो भी है वो अलग की बात है, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, तो किनको किनको इससे मदद होता है? इससे मजदूरों को मदद होता है, लेबर्स को, बिल्कुल सही है। ठीक है, उपभोक्ताओं को भी मदद होता है, उत्पादक को भी मदद होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी में कि उपरोक्त सभी को यहाँ पे मदद मिलती है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं? ठीक है, व्हाट आर द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों वैश्वीकरण जो हमने बोला कि विश्व का एक बाज़ार के रूप में उभरना है जनरली, इसको उभरने में कौन कौन सी चीज़ें जो है रुकावट पैदा करती हैं? तो पहला हो जाता है विदेशी श्रमिकों का शोषण। आपने सुना होगा कि झारखंड के श्रमिक सऊदी अरब में जाकर के फंस गए हैं और अब मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालिए। पेपर में आपने सुना होगा ऐसा, चाहे किसी भी देश में जाकर के फंस जाते हैं और बोलता है कि यहाँ पे हमारा शोषण हो रहा है। तो ये एक चुनौती है वैश्वीकरण के मार्ग पे। ठीक है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, फिर फंस जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे भेजा जाएगा? ठीक है, तो ये एक चुनौती है। दूसरा है बहुराष्ट्र कंपनियों का विस्तार में कठिनाइयाँ। आपने सुना होगा कि फैक्ट्री बस रहा था हमारे गांव में, लेकिन गांव के लोगों ने विरोध कर दिया और जिसके कारण फैक्ट्री उठ के दूसरे जगह चली गई। तो ये भी एक कठिनाई है। ठीक है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो चुनौतियां तो हर क्षेत्र में मिलेंगी। ठीक है, सी नंबर है निर्यात करों में उच्च शुल्क। जैसे कोई भी हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक साबुन कंपनी है, भारत में साबुन बनाती है, चेन्नई में इसका बहुत बड़ा प्लांट है, तो इन पे जो टैक्स लगाया जाता है भारी भरकम का टैक्स। ठीक है, और वो टैक्स लगाया जाता है कि आप जितना सामान उपजाएंगे उसका 200% हम आपको टैक्स लेंगे। जैसे साबुन का मान लीजिए रेट, एक लाइफ बॉय साबुन है, मान लीजिए इसका रेट 4 रुपया है। ठीक है, टैक्स लगा दिया इसका 200%, तो ये अपना भी तो कम फ़ायदा देखेगी। 4 रुपया अब इसको प्रोडक्शन में अपना बनाने में लग रहा है, ये अपना यदि 4 रुपया कमाएगी और भारत सरकार को देगी 8 रुपया, तो यहाँ पे इसका दाम हो जाएगा 12 रुपया इस तरह से। ठीक है, तो ये भारी भरकम का टैक्स लगा देती हैं, जिसके कारण जो कुछ कंपनियाँ रहती हैं, कुछ कंपनियाँ नहीं रहती हैं। तो ये सभी जो है मार्ग की चुनौतियाँ हैं, वैश्वीकरण के मार्ग पे चुनौतियाँ। दोस्तों आई होप कि आपको सभी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में IMF, ठीक है, ने भारत में अपना संचालन शुरू किया। कब शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने। दोस्तों यह 1947 में ही शुरू कर दिया था। मार्च 1947 में, जब भारत आज़ाद होने ही वाला था, होने से पहले ही इन्होंने शुरू कर दिया था। और इसके तहत जो है देशों को ऋण दिया जाता है उसके विकास के लिए और व्यापार के लिए। ठीक है, भारत ने भी ऋण लिया है, बहुत बार ऋण लिया है, बहुत से देश लेते हैं। ठीक है, फिर उसको ब्याज के साथ चुकाना भी पड़ता है। अगला है 46 नंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपको मैंने बताया था 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इससे पहले इसका नाम क्या था? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। बाद में इसका नाम 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करती है? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है हमें किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है यह संसदीय संरचना प्रदान करती है, ठीक है। और संविधान में जब भी कोई संशोधन, इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, लाना होता है तो यह किसके बस की बात है? यह होता है आपका पार्लियामेंट्री के बस के बात, यानी कि संसद के बस की बात, ठीक है। संसद अब 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। एक होता है लोकसभा सांसद, ठीक है। एक कौन होते हैं? लोकसभा सांसद। एक होता है राज्यसभा सांसद। दोनों को MP के नाम से जाना जाता है, दोनों दिल्ली में बैठते हैं। बस अंतर इतना है कि लोकसभा सांसद जो हैं आपके 5 वर्षों के लिए होते हैं, राज्यसभा सांसद 6 वर्षों के लिए होते हैं, ठीक है। पावर किसकी ज़्यादा होती है? तो एक तरफ से देखा जाए राज्यसभा सांसद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। अपर, इसको क्या बोलिएगा? उच्च सदन, ठीक है। अपर सदन कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है, निचला सदन। लेकिन पावर की बात करें तो लोक सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है। पहचानेंगे कैसे? तो जब इलेक्शन होता है, चुनाव देखना पड़ेगा या फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ खास इंडिकेशन नहीं होता है कि आप देख के पहचान दीजिएगा कि ये लोकसभा सांसद है। हाँ, उसके गाड़ी में लिखा होता है लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, ठीक है। देखिए जितनी भी मुझे जानकारी है मैं इसको चाहता हूँ कि आपको दे दूँ यार ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है अल्टीमेटली। और आप लोग भी अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म होता है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। यह आपका 2015 में बना, 1 जनवरी 2015 में। और इससे पहले यह प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता था। पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जाना जाता है। अरे यार मुझे सांप दिख रहा है जो चलिए कोई भी बात नहीं, वो अपना है, हम अपने हैं। तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति नहीं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संप्रभुता के बाहरी पहलू के पूर्ण रूप से विकसित किया गया था, ठीक है। तो किसने विकसित था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रोटियस ने, ठीक है, ग्रोटियस ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसका विश्वास था कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, ठीक है। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, तो ऐसा किसने कहा था? दोस्तों रूसो ने कहा था, ठीक है। रूसो कौन है? ये एक दार्शनिक हैं और आपका क्या बताएं, दार्शनिक है, बहुत ज़्यादा पुस्तक लिखी हैं और क्रांति वगैरह में भी इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा, राइटर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको वीडियो प्रॉपर देता रहूँगा एंड सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक चलेगा। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ अब जैसा सिलेबस इनका है ऐसा है ना, 10% से 20%, उससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं कर पाइएगा आप लोग में से। क्यों? क्योंकि 10 से 20% बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। हाँ आप पास कर सकते हैं, आप उनमें से अगर हैं जो पढ़ाई नहीं करते थे, ठीक है, तब काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा, नहीं तो फिर तो लटक जाइएगा, ठीक है कहाँ पे? पेड़ में? नहीं नहीं, एग्ज़ाम में लटक जाइएगा, किसी न किसी सब्जेक्ट में लटक जाइएगा। दोस्तों सच बता रहा हूँ। अब आपको कोचिंग कोई है पढ़ा रहा है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब आपका पार्ट टाइम है, यूट्यूब को बस एग्ज़ाम के टाइम में देखा कीजिए या फिर डेली भी देख सकते हैं 1 घंटा, ठीक है। लेकिन यूट्यूब में हम आपको देते हैं कंटेंट एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। उससे पहले मैं सिलेबस प्रोवाइड करा देता हूँ। ये सब आपका प्लस पॉइंट है। आपको एक कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना है या फिर अपना खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, वो सबसे बेटर तरीका है। सेल्फ स्टडी बुक ले लीजिए पहले से ही, गेस्ट पेपर भी मिलता है तो जो भी मिलता है पहले से ही 2 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, नहीं तो आपका फिर एग्ज़ाम में लटक जाएंगे। इसी तरह से मैं आपके जितने भी पेपर हैं सबको दे दूँगा, ठीक है। और इसमें आपका जितना भी है लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, सेमेस्टर 3 का सिलेबस भी जल्दी में बता दूँगा एंड
इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने 6 वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसके बाद और भी मेरे पास 2 क्वेश्चन पेपर है, मैं सब डाल दूँगा। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और जो भी मन में कुछ बोलना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।